योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेज। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों। तो आज हम रेस्पिरेशन का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं विच इज द फर्मेंटेशन। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि ग्लाइकोलिसिस बहुत टफ है, जिन लोगों को ये लगता है कि क्रेब्स साइकिल बहुत टफ है, और जिन लोगों को ये लगता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत टफ है, तो लेक्चर आपको बार बार देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इवन जब मैंने आपको क्रेब्स साइकिल पढ़ाया था मैंने तब भी आपको पूरा रिविजन कराया था। जब मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू किया था तब भी मैंने क्रेब्स साइकिल भी रिवाइज करवाया था और ग्लाइकोलिसिस भी रिवाइज करवाया था। मैं हर लेक्चर के पहले आपको दोनों चीजें रिवाइज करवा रही थी। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये कहानी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो हम लोगों ने इस चैप्टर में किया क्या है, हम लोगों ने इस चैप्टर में ग्लूकोज को किया है, तो ग्लूकोज को तोड़ा है ना। ग्लूकोज का जब हमने तोड़ा तो क्या बनाया था हमने, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाए थे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाए थे। पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसलिए 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल के बनेंगे। डन। इस कहानी पे हमको जो है बेनिफिट कितने एटीपीज का हुआ था, इस कहानी में हमको 8 एटीपी का टोटल नेट बेनिफिट हुआ था। 10 एटीपी बनी थी जिसमें 2 जो है वो यूज हो गई थी। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोगों ने किया क्या था, इसमें हम लोगों ने 2 एटीपीज मतलब 2 एटीपीज बनाए थे और 2 NADH बनाए थे। यही किया था हम लोगों ने। ठीक है, ये कहानी थी। तो 3 दूनी 6 हो गया NADH और 2 हो गए ATP, 8 ATP। डन। उसके बाद हम लोगों ने पायरुविक एसिड को लेकर गए थे लिंक रिएक्शन में। ठीक है, कहाँ ले गए थे हम लोग, लिंक रिएक्शन में। और लिंक रिएक्शन में हम लोगों ने पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया था एसिटाइल कोएंजाइम A में। ठीक है, किस में कन्वर्ट किया था, एसिटाइल कोएंजाइम A में। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A बनाए थे। ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने मतलब 2 NADH मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाला था। 2 NADH यहाँ पर भी बने थे। ठीक है, उसके बाद इस एसिटाइल कोएंजाइम A को हमने क्रेब्स साइकिल में घुसाया था। ठीक है, जब हमने इसको क्रेब्स साइकिल में घुसाया, ठीक है, तो हमको क्या क्या मिला था, क्रेब्स साइकिल से हम लोगों को टोटल 24 एटीपीज मिली थी कि नहीं मिली थी। 24 एटीपी में हमारे पास क्या क्या मिला था, 24 एटीपी में हम लोगों को मिलते, मैं टोटल नेट बता रही हूँ। 24 एटीपी में हमें मिले थे 2 एटीपी जिसे हम GTP की तरह भी कंसिडर करते हैं। इसमें हमको मिले थे 2 FADH2। ठीक है, ओके, हर चीज को 2 2 मैं बता रही हूँ, मैंने वहां 1 1 बनाया था पर 2 2 से इनटू करते जाना है। ठीक है, और रिमेनिंग जितना है तो कितना हो गया, ये हो गए अपने 4 और 2 6, और हमारे पास मिले थे 6 NADH। ठीक है, कितने मिले थे, 6 NADH। ठीक है, ओके, डन। तो ये कहानी थी। तो टोटल इससे हमको कितना एटीपी मिला, ये इससे कितना मिला, ये हुआ 18 और 4 कितना हो गया, 18 और 4 हो गया 22 और 2 24। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल से हमको कितना एटीपी मिलता है, 24 एटीपी मिलता है, क्योंकि 1 NADH इक्वल्स टू 3 एटीपी। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज। ठीक, और 1 FADH2 इक्वल्स टू हाउ मेनी एटीपी, 2 एटीपीज। तो 2 FADH2 बने तो कितना एटीपी बनेगा, 4 एटीपी बनेगा। 6 NADH बने तो कितना एटीपी बनेगा, 9 एटीपी बनेगा, है नहीं 18 एटीपी बनेगा, सॉरी। ठीक है, तो 6 × 3 करोगे तो कितना बनेगा, 18 एटीपी इससे बनेंगे, 4 इससे बनेंगे और 2 इससे बनेंगे, 24 एटीपी। जब आप इनको टोटल काउंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बताइए, है टोटल हमको काउंट करिए तो कितना हो जाएगा, 8 एटीपी इससे हो गए हैं, 6 एटीपी इससे हो गए, 6 एटीपी से मिलेंगे। ठीक है, ओके, काउंट करिए, 8 और 6 और 24 हो गया तो टोटल कितना हो गया, टोटल 38 एटीपी का हमको नेट बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिसिस करने पर मतलब ग्लाइकोलिसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। जब हम ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ते हैं तो इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसे आप लिंक रिएक्शन कहते हैं और नीचे वाली को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। टोटल हमें मिलता है 38 एटीपी। ठीक है, ये कहानी हम लोगों ने पूरी सीखी। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है कि हमारे पास डायरेक्ट एटीपी कौन सी है। हमारे पास डायरेक्ट एटीपी कौन सी है बच्चों, हमारे पास डायरेक्ट एटीपी है ये 2 एटीपी,
ये 2 ATP है और एक हो गई ये हमारे पास 2 ATP, ये टोटल हमारे पास सिर्फ 4 ATP ही है, वो होती हैं डायरेक्ट ATP। ठीक है, 4 ATP ही क्या है, वो डायरेक्ट ATP होती हैं, जिन्हें हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? 4 ATP को हम डायरेक्ट ATP कहते हैं और डायरेक्ट ATP को हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये कहानी हम लोगों ने डिस्कस की थी। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस के दौरान जो ATP बनती हैं, ये इसी को हम SLPs ATP कहते हैं। इनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, दे आर रेडीमेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब बेटा देखो ध्यान समझना, ये जो NADH है ना, और ये जो NADH है ना, और ये जो NADH है, ये जो सब जगह जो NADH बने ना, ये डायरेक्ट ATP नहीं है, इनको हमको बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कल मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी NADH हैं, वाई वी आर डूइंग द ETC। क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि हम ETC कर क्यों रहे हैं। ठीक है, ये रिवीजन करा रही हूं मैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके स्कूल एग्जामिनेशन में कि बताइए कि आप ETC क्यों कर रहे हैं। ETC हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि क्रैब साइकिल, ठीक है, ऐसा शुरू से लिखती हूँ, हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से, ठीक है, लिंक रिएक्शन से, ठीक है, लिंक रिएक्शन से बच्चों, और क्रैब साइकिल से जितने भी क्या बने हुए हैं, NADH बने हुए हैं, इन NADH को हमको कहाँ लेके जाना है, इन NADH को हमको लेके जाना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और हमें इस NADH को करना क्या है, इस NADH को हमें करना है ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज करके हमें निकालनी है इससे ATP। क्या निकालनी है? ATP। डन। दैट इज वाई वी आर डूइंग द ETC। हमेशा ये याद रखिए कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से जो ATP बनती है उनका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, हमको नंबर कंटिन्यूसली जो है डिलीवरी सेल को ATP की बनानी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कुछ गड़बड़ है बेटा, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने कल ये पढ़ा कि जितने भी NADH होते हैं, वो सारे NADH जो होते हैं वो किस में होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं, NAD+, 2H+, और 2H+ क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे, H+ लिखना चाहिए। ठीक है, किस में ऑक्सीडाइज होते हैं? H+ में, और निकलते हैं इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, ये होते ऑक्सीडेशन होता है। सो व्हाई वी आर डूइंग द ETC? वी आर डूइंग ETC फॉर द गेनिंग ऑफ ATP, क्योंकि जितनी डायरेक्ट ATP बन रही है उनका नंबर इतना ज्यादा नहीं है कि सेल पूरा काम कर ले, इसलिए जितने भी NADH बने हैं उन सबको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेके जाओ और फिर उन्हें ऑक्सीडाइज करो। ऑक्सीडाइज करोगे तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन को आप हर इलेक्ट्रॉन कैरियर को दो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है कुछ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होते हैं। उनको जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो उससे बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हमें हाइड्रोजन एटम को कहाँ पहुंचाना है? मैट्रिक्स से भेजाना है इनर मेम्ब्रेनस स्पेस पे, और फिर इस हाइड्रोजन से हम क्या बनाएंगे? ATP। क्या बनाएंगे? ATP। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। सो व्हाई वी आर डूइंग द ETC? वी आर डूइंग द ETC so that we can convert the NADH into the ATP so that we can use the ATP into our various life processes बच्चों। ठीक है, ओके। नाउ अब आपको कुछ और चीजें बताती हूँ। फर्मेंटेशन तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, पर थोड़ा सा 1-2 चीजें और बता देती हूँ। फर्मेंटेशन में टेंशन ना लो, ठीक है ना, फर्मेंटेशन कोई बहुत ज़्यादा कहानी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब ये याद रखो, देखो ध्यान से समझो, ये था कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, ध्यान से देखो, NCERT का ही है डायग्राम, ये कहीं और से नहीं लिया है मैंने। ठीक है, ये क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ठीक है, ये क्या था आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर 4, और जहां पर ATP बन रही थी उसको हम लोगों ने 5 कंसिडर कर लिया था। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना आप मेरी बात क्या बोल रही हूं मैं। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ध्यान से देखना, जब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को लेकर क्या बनाता है? पानी बनाता है ये। ठीक है, बैलेंस कर लेना रिएक्शन, तो पानी बनता है, ये बात हमको क्लियर है। पर आप मेरी कहानी समझो जो मैं कह रही हूँ, ध्यान से देखना ना। देखो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है, यहां पर क्या आ जाए बच्चों? साइनाइड। क्या आ जाए बच्चों बताइए मुझे? साइनाइड आ जाए। ठीक है, साइनाइड आ जाए तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो पाएगा? बोलिए।
तो ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर होना चाहिए वो हो ही नहीं पाएगा। ध्यान समझ में आया? जिसको कहते हैं लाइट गोल गई, लोग कहते हैं साइनाइड खाते ही आदमी मर गया। क्यों मर गया? कभी आपने सोचा कि लोग जो है पहले राजा महाराजाओं में जो रानियां होती थी, जब उनको कोई दूसरे राजा लूट के ले जाते थे तो वो जो है साइनाइड खा के मर जाती थी। कारण समझे कि क्यों मर जाती थी? हमको तो ये टीवी में देखा कि साइनाइड खा के मर जाती थी, पर ये समझो मर क्यों जाती थी कि जो साइनाइड होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जब इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाला है ऑक्सीजन को, तो वहीं पर आके वो ब्लॉक कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल नहीं पाता। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को नहीं मिलेगा तो पानी नहीं बनेगा, पानी नहीं बनेगा वो डिफरेंट बात है। अब यहाँ से पाथवे क्या हो गया है? ब्लॉक हो गया है। पाथवे क्या हो गया? ब्लॉक। अब यहाँ इसके जस्ट ऊपर क्या था? साइटोक्रोम C1, ठीक है, साइटोक्रोम C1। इसके पहले क्या था? कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। इसके पहले क्या था? कॉम्प्लेक्स 1 था कि नहीं था? अब इनके में, अब भैया ये कर क्या रहे थे? ध्यान समझो, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे और अच्छे से बना देती हूँ तो कहानी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो, कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन कौन देता है? कॉम्प्लेक्स 4 को बताइए। कॉम्प्लेक्स 4 को ऐसा बनाते हैं अपन लोग, है साइटोक्रोम C देता है कॉम्प्लेक्स 4 को, ठीक है। साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन कौन देता है? साइटोक्रोम C को देता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 को कौन देता है? कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। ओके, कॉम्प्लेक्स 2 की तो कहानी अलग है ना, पढ़ा था कल हम लोगों ने। इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान समझना, कॉम्प्लेक्स 1 को कौन देता है? ये भी पढ़ाया था मैंने आपको को। कॉम्प्लेक्स 1 को कौन देता है? कॉम्प्लेक्स 1 को देता है NAD, ओके, NAD इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ठीक है। ये साइटोक्रोम C इसको देता है, और कॉम्प्लेक्स 4 किसको देता है? ऑक्सीजन को देता है। अब मेरी बात ध्यान समझना, अब कोई रानी है, बहुत अपने जीवन से परेशान है, उसने साइनाइड खा के मरने का तय कर लिया, क्या होगा उसके शरीर में? होगा ये कि जो कॉम्प्लेक्स 4 है, जो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है, ये सबसे आखिरी रिएक्शन है। आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? ऑक्सीजन। अब क्या होगा? साइनाइड तुमने बीच में घुसा दिया, जैसे ही साइनाइड आएगा वैसे ही कॉम्प्लेक्स 4 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना बंद कर देगा। अब यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की भरमार हो जाएगी, समझ रहे हो ना? जब ये ले ही नहीं रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भरमार होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। अब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भरमार हो गई है तो वो NAD से काहे को इलेक्ट्रॉन लेगा? वो लेगा ही नहीं। अगर NAD से कभी इलेक्ट्रॉन तुम लोगे ही नहीं तो क्रैप्स साइकिल भी रुक जाएगी, ये याद रखिएगा। अगर आप NAD से ही इलेक्ट्रॉन नहीं लोगे तो क्रैप्स साइकिल भी रुक जाएगा। क्रैप्स साइकिल रुका तो लिंक रिएक्शन रुक जाएगी, लिंक रिएक्शन रुक जाएगी तो ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी, तो बेटा कुल मिलाकर मृत्यु तय है। तो साइनाइड क्या करता है? ये 4th स्टेप को ब्लॉक कर देता है, जिससे 4th स्टेप के जो इलेक्ट्रॉन है, 4th कॉम्प्लेक्स का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को मिल नहीं पाता। ऑक्सीजन को ना मिल पाने की वजह से वो पाथवे वहीं पर रुक जाता है। आगे की पाथवेज में इलेक्ट्रॉन की भरमार होने लगती है और फिर उसके बाद कोई कहीं कुछ होता ही नहीं, स्टॉप हो जाती सारी प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रैप्स साइकिल, ठीक है। डन, इतनी बात सबको क्लियर हो गई? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? दैट्स इट, इतना ही मुझे बताना था। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी NADH क्रैप्स साइकिल में, लिंक रिएक्शन में और ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं, उन सब को आपको लेके आना है कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नथिंग, इट इज द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। जो कि कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं, इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये जो नॉन प्रोटीन और प्रोटीन वाला पार्ट है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेनस, इनर जो मेम्ब्रेन होती है वहां पर, ठीक है। जब हम लोगों ने सारे NADH को NAD में कन्वर्ट किया, मतलब NADH को तोड़ा, ऑक्सीडाइज किया, तो उससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और एनर्जी निकली। उस इलेक्ट्रॉन को हमको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को देना है, फिर उसको आगे आगे ट्रांसफर करते जाना है। जब आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करोगे तो उससे बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। एनर्जी का इस्तेमाल करके हमको जो मैट्रिक्स में हाइड्रोजन पड़े हुए हैं उनको उड़ा उड़ा के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस पे भेजना है, और फिर इन्हीं हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम आखिरी में कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में एक स्ट्रक्चर होता है F0F1, वहां से ATP का सिंथेसिस करेंगे। अब ये मैंने आपको थोड़ा सा समराइज कर दिया, अब मैं पूरा डिटेल तो पढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि लास्ट लेक्चर मैंने वही पढ़ाया था 2 घंटे तक। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लेक्चर लगाओ, तभी तुम्हें कुछ कहानी समझ में आएगी, ठीक है। चलो बच्चों, सो आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। क्या कहलाता है बच्चों? फर्मेंटेशन। देखिए, फर्मेंटेशन का मतलब नॉर्मली लोग फर्मेंटेशन को क्या कहते हैं? सड़ जाए,
ठीक है, लोग कहते हैं आज इडली बनेगी घर पे, इडली को बढ़िया से सड़ाना है अपने को। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या कहलाता है ये? फर्मेंटेशन। देखिए, हम लोगों ने ग्लूकोज फेट ऑफ पायरुवेट पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने फेट ऑफ पायरुवेट पढ़ा। फेट ऑफ पायरुवेट में मैंने आपको सिखाया कि या पायरुवेट जो है वो कहाँ एंट्री लेगा? क्रेब्स साइकिल में। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में ही एंट्री ले। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अदर फेट ऑफ पायरुवेट। ठीक है, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पायरुवेट हमेशा किस में एंट्री ले? हमेशा क्रेब्स साइकिल में ही एंट्री ले। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो, आपको ये पता है। ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, है ना। फेट ऑफ पायरुवेट, अदर फेट ऑफ पायरुवेट लेते हैं। ठीक है, अदर ठीक, अदर फेट ऑफ पायरुवेट। देखिए, जब हमारे पास ऑक्सीजन भर भर के था, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक बना देती हूँ जिससे आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। देखिए, जब हमारे पास ऑक्सीजन भर भर के था, भयंकर ऑक्सीजन आ रहा था, तब जो आपका पायरुविक एसिड था वो कहाँ एंट्री ले रहा था? क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, जब आपके पास ऑक्सीजन भयंकर था तो आपका जो पायरुविक एसिड था वो क्रेब्स साइकिल में एंट्री ले रहा था। डन। आगे थोड़ा और कहानी समझे। हाँ, अब हमारे पास थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, जिंदगी में थोड़ा दुख है, जिंदगी में इनके थोड़ा दुख आया। देखिए क्या हुआ, ग्लूकोज को हम लोगों ने पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया। ठीक है, ग्लूकोज को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया। ठीक, अब ग्लूकोज को जब आप पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज को जब आप पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसके दो फेट है, एक है एरोबिक फेट और एक है एनारोबिक फेट। ठीक है, एरोबिक फेट में आपने क्या किया? ठीक है, इसके दो फेट होते हैं, एक होता है एरोबिक फेट। ठीक है, एरोबिक फेट में आपने क्या किया बताइए? एरोबिक फेट में आपने क्रेब्स साइकिल चलाई। पर अगर आपके पास लेस ऑक्सीजन है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या करेंगे आप? बोले जल्दी से, हमें क्या पता मैडम, आप ही बता दो क्या करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए आपके पास भयंकर ऑक्सीजन है तब तो एरोबिक फेट चलेगा और लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कह रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रही हूँ, हाँ, लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, पूरा पायरुविक एसिड अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाएगा। पर मान लीजिए कि अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, या हाँ, सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि अगर आपका पास ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन की सप्लाई लेस है। क्या एब्सेंट है? ऑक्सीजन एब्सेंट है या ऑक्सीजन की सप्लाई लेस है। दो कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर ऑक्सीजन भयंकर था तो क्रेब्स साइकिल चला, क्रेब्स साइकिल चला तो बहुत सारी CO2 प्रोड्यूस हुई, बहुत सारी ATP प्रोड्यूस हुई। ठीक है, ये कहानी हुई। पर अगर आपके पास क्या नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है या ऑक्सीजन लेस है, तो क्या करें? मर जाएं? अरे ना मरो भैया, जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे एनारोबिक जो बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे एनारोबिक जो फंगस होते हैं, एनारोबिक फंगस कह रही हूँ, फंगस होते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस ईस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इट इज अ यूनिसेलुलर फंगस, पढ़ा है ना इसके बारे में। तो अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंट है, तो पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? इथेनॉल में। इससे हमें CO2 मिलेगी। क्या मिलेगी? CO2 मिलेगी। ये कहानी किस में होती है? ये ईस्ट में होती है, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते। तो अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं, फंगस होते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर लेते हैं। वो पायरुविक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज कितने कार्बन था? 6। पायरुविक एसिड कितने कार्बन है? 3। इथेनॉल कितने कार्बन है? 2 कार्बन। आपने क्या देखा कि इसमें आपने इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन किया है मेरे लाल। ठीक है, क्या किया है आपने? इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन। कंप्लीट ब्रेक डाउन क्या होता है? आपको CO2 में कन्वर्ट करना है। इसमें एक तो CO2 बना लिया है, पर अभी आपको कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन किया है। ओके, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन अगर आप किसी भी चीज का करते हैं तो लेस एनर्जी मिलती है। देखिए, एक क्वेश्चन जो है वो आपके NCERT में दिया हुआ है। हम किसी भी रिएक्शन को
सीरीज में क्यों करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा है। हम किसी भी रिएक्शन को सीरीज में क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ को जब आप धीरे धीरे काटते हैं, धीरे धीरे तोड़ते हैं, तो उससे ज़्यादा एनर्जी निकलती है। एक बार में मारोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, एक बार में तोड़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो धीरे धीरे सीरीज में तोड़ने से रिएक्शन ज़्यादा देर तक चलेगी, और देर तक चलने से मतलब नहीं है, रिएक्शन जो है वो ज़्यादा एनर्जी देगी, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पायरुविक एसिड को आपने इथेनॉल में कन्वर्ट तो कर लिया, पर आपके एक पायरुविक एसिड से कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलने चाहिए? 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकलने चाहिए। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए था कायदे से 3। तो अगर 3 नहीं निकले मतलब इसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ, और अगर आप किसी भी चीज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करेंगे तो एनर्जी कम निकलेगी। पर क्या करना है, ये कोई हाथी थोड़ी है ईस्ट है, कोई मगरमच्छ थोड़ी है कि इसको इतनी एनर्जी चाहिए। जितनी भी एनर्जी मिली उसके लिए यही काफी है। आ गई बात समझ में? और इस कहानी को जब हम किसी भी चीज का रेस्पिरेशन करा रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। किधर लिखूं यार, इसे आप कहते हो एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन, या इसी कहानी को हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम? फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जब आपकी मम्मी इडली का बैटर बनाती है तो वो हमेशा उसको ढक देती है। कभी भी आपने अपनी मम्मी को इडली बनाते देखा होगा तो हमेशा उसको डार्क प्लेस में रखा जाता है और उसको ढक कर रखा जाता है। ढक कर रखने से क्या होगा कि ऑक्सीजन नहीं जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसमें ईस्ट नाम के जो बैक्टीरियाज होंगे, वो ईस्ट नाम का जो फंगस होगा और भी बहुत सारे जो बैक्टीरिया होंगे वो अच्छे से ग्रो होंगे। जब उसमें अच्छे से ग्रो होंगे तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट दाल चावल में है, ठीक है, वो सब टूटेगा। जब टूटेगा तो क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी। CO2 निकलेगी तो आपका जो इडली है वो स्पॉन्जी बनेगा, और इडली में खट्टापन जो आता है वो एक्चुअली इथेनॉल की वजह से ही आता है। इट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। डन। अब अगर मान लीजिए कि अगर आपका पायरुविक एसिड कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका क्या कहते हैं, आपकी बॉडी में लेस ऑक्सीजन सप्लाई। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर जब कल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा था तो वहां पर भी मुझे बताना चाहिए था, अभी बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर ऑक्सीजन बेटा, है ना। तुम कितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चला लो उससे कोई फर्क कभी भी नहीं पड़ेगा। हमेशा जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो आखिरी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। तुम्हारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है ही नहीं ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर कॉम्प्लेक्स 3, 2, 1 सब में भरते जाएंगे और रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगी। मतलब आपका जो रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहनी चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में लेस सप्लाई है ऑक्सीजन की तो भी मरोगे नहीं, है ना। मरना नहीं है, मरना नहीं, अपने को जीवित रहना है अपने को, है ना। तो आपके साथ क्या होगा? होगा ये कि वी कैन कन्वर्ट द पायरुविक एसिड इनटू द लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड में किसी भी प्रकार की कोई CO2 नहीं निकलती, ये याद रखना है। लैक्टिक एसिड में किसी भी प्रकार की CO2 बाहर नहीं निकलती है। इसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको बच्चों? इसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इस वाले प्रोसेस को हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो आज की इस प्रक्रिया में हमें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ना है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बच्चों। तो सबसे पहले अब हम लोग शुरू करते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस जिसमें हम लोग पायरुविक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उससे पहले कुछ चीज़ें अपन लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी मैंने शराब लगा रखी है ताकि हमको समझ में आए कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा तो फील आना चाहिए। चलो ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन का साइनिम होता है फर्मेंटेशन। अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन कह रही हूँ तो मैं उसको फर्मेंटेशन भी कह सकती हूँ। इसीलिए जब हम लैक्टिक एसिड बनाते हैं तो हम उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। जब हम एल्कोहल बनाते हैं तो उसको हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। तो इट जस्ट अ साइनिम। अगर हम कह रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन तो इक्वल्स टू फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कीड़वन, हिंदी में कहते हैं कीड़ लगाना, सड़ाना, ठीक है। चलो
इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। नोट्स हैं, आप लोग कॉपी में बनाते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऑक्सीजन की जरूरत हम लोगों को नहीं है। इन फर्मेंटेशन कार्बन स्केलेटन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नेवर कंप्लीटली रिलीज्ड एज द CO2। जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल हैं आपके पास, जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो कायदे से हमारे पास 6 O2 निकलने चाहिए, ये पढ़ा भी हम लोगों ने। तो जब तक आपके पास 6 O2 नहीं निकलेंगे तब तक हम उसको एरोबिक रेस्पिरेशन मान नहीं सकते। ग्लूकोज से कंप्लीटली 6 O2 तब कब निकलते हैं, जब आपके पास ऑक्सीजन होती है। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज जो है वो 6 O2 में कभी भी कन्वर्ट होगा ही नहीं। आ गई बात समझ में आपको। तो अगर आपके ग्लूकोज से 6 O2 नहीं बन पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं है, ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, इनकम्प्लीट कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो उसको हम एक टर्म दे देते हैं जिसका नाम है फर्मेंटेशन। सो इन द फर्मेंटेशन देयर इज नो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज कार्बन स्केलेटन एज CO2, ठीक है। इसके लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे जितनी भी कहानी होगी वो सब कहाँ पर हो जाएगी, साइटोप्लाज्म में हो जाएगी। NCERT का डायग्राम है, टेंशन ना लेना, आखिरी में पढ़ाऊंगी इसको, ठीक है। तो इसके लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में भी हो जाती है, साइटोप्लाज्म में ही हो जाती है, ठीक है। ऑल एंजाइम ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। क्यों होती है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि जितने भी एंजाइम हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। ये कहानी सबको क्लियर हो गई। ये जो मैंने आपको फ्लो चार्ट लगाया है, ये फ्लो चार्ट जो है ये किसका है, NCERT का, इसको आखिरी में करेंगे, ठीक है। सो फर्मेंटेशन में हम लोगों के पास कोई शुगर है, ठीक है। सपोज दैट कि हम शराब बनाना चाहते हैं और शराब पी के गाना गाना चाहते हैं, मैं शराबी मैं शराबी मैं शराबी मैं शराबी, मजाक कर रही थी, ठीक है। सो सपोज दैट हमारे पास शुगर है, ठीक है। अब हम चाहते हैं, हमने शुगर कहाँ से लिया, सपोज दैट कि हम ग्रेप्स ले आए, उसको अच्छे से क्रश किया और हम चाहते हैं कि इसकी हम वाइन बना लें। तो ग्रेप्स में क्या होती है, शुगर होती है, फ्रक्टोज होती है, ठीक है। फ्रक्टोज को हम लोगों ने क्या किया, जो हमने वाइन क्रश किया था उसको लकड़ी के एक बैरल में भर दिया, ठीक है। क्या डाल के भर दिया, ईस्ट डाल के भर दिया, ठीक है। अब ईस्ट ने क्या किया, जो शुगर थी, ग्रेप शुगर थी, उसको उसने यूटिलाइज किया। ग्रेप शुगर का उसने क्या किया, फर्मेंटेशन किया। जब फर्मेंटेशन किया ग्रेप शुगर का तो उससे क्या निकली, इथेनॉल निकली और CO2 निकली। मेरी बात समझो आप, क्या होता है कि सपोज दैट कि हम लोगों को बियर बनाना है, जब आप लोग जब पढ़ोगे आगे चल के तो आपको 12th क्लास में आपको बताएंगे कैसे होता है फर्मेंटेशन पूरा प्रोसेस। तो उसमें क्या करते हैं पता आपको, लकड़ी का एक बैरल ले लेते हैं, उस बैरल में हम अच्छे सपोज दैट वाइन बना रहे हैं, बियर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो मान लो माल्ट है, बार्ले है, ग्रेप है, कुछ भी, इसको अच्छे से क्रश करो। क्रश करने के बाद लकड़ी के बैरल में भर दो। हम क्या बना रहे हैं, शराब, किसी भी प्रकार की शराब बनाना है तो पहले उसको अच्छे से क्रश करो। क्रश करने के बाद उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालो, ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़े से एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी डालो, नहीं तो एंटीबैक्टीरियल एजेंट अभी मत डालो, जब उसको डिस्टिलेशन करेंगे तब डालेंगे। उसके बाद उसमें ईस्ट डालो, क्योंकि ईस्ट जो होता है, यही फंगस जो है वो फर्मेंटेशन करेगा। जैसे ही ईस्ट को पता चलेगा कि उसके पास क्या है, शुगर आ गई है, वो शुगर को तुरंत जो है यूटिलाइज करेगा। भाई आदमी है, आदमी को खाता हूँ, ठीक है, ये ईस्ट है, ग्लूकोज को, शुगर को खाता हूँ, ठीक है। तो ईस्ट के अंदर जो है ये शुगर चली जाएगी और वो उसको तोड़ेगा। जब वो उसको तोड़ेगा तो उससे क्या निकलेगी बच्चों, एनर्जी निकलेगी, जिसको वो यूटिलाइज करेगा। जब वो तोड़ेगा तो अब इतना बड़ा, इतना भव्य और इतना विशालकाय शरीर तो है नहीं उसका कि कंप्लीटली तोड़ पाए, तो उसका कुछ सबस्ट्रेट बच जाता है जिसे आप कहते हैं इथेनॉल। तो शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है और एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसे आप कहते हैं CO2, ठीक है। तभी जब भी कभी आदमी को आपने बियर का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको बबल उठते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं फिज है, ये एक्चुअली फिज नहीं है। जब फंगस ग्लूकोज या शुगर को यूटिलाइज करता है तो इथेनॉल बनता है, इसलिए अब वो गेहूं के रस जैसा स्वाद नहीं दिखेगा, थोड़ा अलग टाइप का होगा, क्योंकि उसमें इथेनॉल बन चुकी है। और वो जो बुलबुले उठते हैं, एक्चुअली वो बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड के हैं जो ईस्ट ने बनाए हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। आई थिंक मैंने आपको वेल एक्सप्लेन कर दिया है। बोलो मैडम बहुत एक्सपीरियंस है आपको। बेटा मेरे में ना एक सब्जेक्ट था इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, उसमें मैं ये सब कहानी पढ़ती थी, ठीक है। फिर डिस्टिलेशन करते हैं, फिर साफ सफाई करते हैं, उबालते हैं उसको अच्छे से, ठीक है। चलो आ जाओ। द रीज़न दैट, अब मैं यहाँ पर आपको क्या बता रही हूँ
कि रीजन दैट द फर्मेंटेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस आर आइडेंटिकल। ठीक है, इसके पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। यहाँ पर आपको ये बताना है, यह मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्यों फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम एक जैसा मानते हैं। ठीक है, ओके, चाहे मैं फर्मेंटेशन कर रही हूँ चाहे मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही हूँ, दोनों में हम शुगर ही इस्तेमाल करेंगे। और ये जो शुगर होगी ये हेक्सोस शुगर होगी। क्या शुगर होगी बच्चों? हेक्सोस शुगर होगी। ठीक है, मैं कुछ भी कर रही हूँ, इवन मैं आपको बताऊं, तुम कुछ भी रेस्पिरेशन तो खैर हम कुछ भी कर सकते हैं, हम प्रोटीन का भी कर सकते हैं, फैट का भी कर सकते हैं, पर नॉर्मली हम जो है ग्लूकोज का ही करते हैं। ठीक है, पर अगर आपके शरीर में इनफ ग्लूकोज नहीं है तो शरीर प्रोटीन और फैट को भी यूटिलाइज करने लगता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, पर यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन को हम आइडेंटिकली क्यों मानते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि इसमें जिसको हमको तोड़ना है वो शुगर ही है, ग्लूकोज फ्रक्टोज हो सकती है। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल एंड प्रोडक्ट जो है वो हमेशा अल्कोहल और CO2 ही बनेगा। ओके, अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं तो हमेशा एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 और अल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, वाइड स्प्रेड अकरेंस ऑफ एंजाइम जाइमेज कॉम्प्लेक्स इन ऑल टिश्यूज ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, आ गई बात समझ में कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, जो जाइमेज एंजाइम होता है, बेसिकली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है वो जाइमेज होता है, और ये जाइमेज जो होते हैं ये आपके हायर टिश्यूज में भी, प्लांट के हायर टिश्यूज में भी हो सकते हैं। ठीक है, आ जाइए नाउ नेक्स्ट इज, हम लोग शुरू कर रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या एनारोबिक फर्मेंटेशन। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा लिख देती हूँ तो शायद कहानी और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाती है। चलो बच्चों शुरू करते हैं, कुछ साइंस नहीं है इसमें बहुत बड़ा, बहुत ही आसान चीज़ है। देखो एनारोबिक नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, है ना, ये पढ़ रहे हैं ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ, ये गाना है। ओके, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या है देखो, सबसे पहली कहानी ये याद रखो कि ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करो। ठीक है, वैसे ये होता कब है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं होती, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये कब होता है? जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं होती है। ओके, जब ऑक्सीजन नहीं है बेटा तो क्रेब साइकिल चलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मेरे पास मेरी संजीवनी बूटी ही नहीं है तो मैं पहाड़ कैसे उठाऊंगी? ठीक है, नहीं, अगर पहाड़ में संजीवनी बूटी नहीं है तो मैं हनुमान हूँ और हनुमान संजीवनी बूटी को उठा के क्या करेंगे? ठीक है, मतलब पहाड़ को उठा के क्या करेंगे? बूटी नहीं है उसमें। तो अगर आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्रेब साइकिल कैसे चलाओगे मेरे लाल? क्रेब साइकिल चलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? पायरुविक एसिड में। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो गया रिएक्शन। ठीक, ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया और रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो गई। स्टॉप, आगे के आगे में नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। डन। अब आगे बात करते हैं क्या होगा। ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं है। अब हमने क्या किया है, हमने इसी मिक्सचर में क्या डाल रखा है बच्चों? अच्छा, ग्लूकोज जब हम बनाते हैं तो इससे कितना एटीपी बनती है? 2 एटीपी। मैडम 4 एटीपी बनती है। अरे हाँ बेटा, 4 एटीपी बनती हैं। वो बता रही हूँ कैसे कैलकुलेशन है, भूल जाते हैं अपन लोग, है ना, ये हम लोग भूल कैसे जाते हैं, ये गड़बड़ काम है ना बेटा। 4 एटीपी बनेंगी और 2 NADH बनेगा। 2 NADH मतलब कितने एटीपी? 6 एटीपी। और 4 बनी तो कितनी हो गई? 10 एटीपी। पर 2 लॉस भी तो हुई हैं, तो 8 एटीपी का नेट बेनिफिट हुआ। तो अगर आपसे मोटा मोटा पूछा जाए कि बनी कितनी, 2 लॉस हो चुकी है तो 4 में से 2 माइनस किया आपने तो 2 ही बनी ना। ठीक है, तो 2 एटीपी 2 NADH। ठीक है, चलो आगे समझे ना मेरी बात। टोटल 10 एटीपी बनती हैं जिसमें 6 होती हैं NADH के पास और 4 होती है एटीपी के पास। ठीक है, अब 4 में से 2 हमारे पास लॉस हो गई हैं, 4 में से 2 लॉस हो गई तो कितनी बची? 2 ही बची ना। ठीक, चलो अब अपन बात करते हैं पायरुविक एसिड। ठीक है, क्या बात करते हैं भैया? पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड अंदर तो जा नहीं सकता है। अब ये पायरुविक एसिड जो है ये क्या करेगा? ठीक है, ध्यान से समझना, ये कहानी जो है ये किसके अंदर हो रही है? ये कहानी हो रही है ईस्ट के अंदर। ये कहानी हो रही है ईस्ट के अंदर। हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। पायरुविक एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म मतलब फॉर्मूला क्या होता है? CH3CCOOH, आई थिंक यही होता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पायरुविक एसिड। ठीक है, अब देखो एसिड है ये। ठीक है,
एसिड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करो तो एसिड को हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे एक CO2 निकाल दो, क्या निकाल दो, इससे एक CO2 निकाल दो, ठीक है। एक पायरुविक एसिड से कितने, एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड, ठीक है, इंटू 2 कर लो इसको, ठीक है। तो कितने CO2 निकलेंगे, 2 CO2 निकलेंगे, ठीक है। अब CO2 निकाल दिया यहाँ से, ठीक है, ये CO2 निकाल दिया अपन यहाँ से, तो क्या बना बताइए, CH3CHO बना, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो एसिटल्डिहाइड, क्या कहते हो आप इसको, एसिटल्डिहाइड। डन। क्या दिक्कत, समझ में परेशानी तो नहीं कुछ, देखो बेटा क्या किया तुमने, ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। ये कौन सी रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन है, जिसमें आप एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हो, ठीक है। तो एक ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड बनता है, 2 पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से अगर आप CO2 बाहर निकलोगे तो कितने CO2 निकलेंगे, 2 CO2। एक पायरुविक एसिड से एक CO2, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 CO2, ठीक है। 2 CO2 निकाल दिया आपने, बच्चा क्या आपके पास, एसिटल्डिहाइड। क्या बच्चा मेरे बच्चों, एसिटल्डिहाइड। अब देखो एसिटल्डिहाइड को अब क्या करना है, देखो ये जो NADH है ना महाशय, ये NADH आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये NADH कहाँ पर आएंगे हमारे पास, ध्यान से देखना, ये NADH आएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। और NADH जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD+ में, ठीक है। क्या किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NAD+ में, ठीक है। NAD+ में जब आप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझते जाना आप, तो इससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एनर्जी निकलेगी। ये इलेक्ट्रॉन और एनर्जी कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। और आपका ये जो एसिटल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। कौन सा एल्कोहल है ये, इथाइल एल्कोहल, या इसी को आप एथेनॉल भी कहते हैं। मेरी बात को ध्यान समझना, जब हम एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो क्या बनता है, जब हम एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं, या मैं कहूँ एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस मत करो, इसमें पानी जब आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, CH3CH2। इसमें अगर आप एक पानी इसमें आप जो है पानी का मॉलिक्यूल जब ऐड करेंगे तो एक अल्कोहल बनेगा। इसमें एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसको आप कहते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो एसिटल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। नीट में ये सवाल पूछा जाता है। ओके बच्चों, फिर से समझिए। देखिए ऐसा क्यों किया आपने, ध्यान समझना। देखो क्या है, देखना ना, ध्यान समझना। क्या कर रहे हो तुम, ग्लूकोज से आपने 2 पायरुविक एसिड बनाए, ठीक है। 2 पायरुविक एसिड से कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, ठीक है। 2 कार्बन डाइऑक्साइड आपने बाहर निकाल दिए। जब 2 कार्बन डाइऑक्साइड आपने बाहर निकाल दिए तो आपके पास बचा एसिटल्डिहाइड। क्या बचा बच्चों, एसिटल्डिहाइड बचा। अब क्या करो, ये जो NADH यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, NADH बन रहा है। इस NADH को क्या करो, इस NADH को आप क्या करो, ऑक्सीडाइज करो। क्यों ऑक्सीडाइज करो, इस NADH को तोड़ोगे तो इससे क्या मिलेगी, एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, ताकि ग्लूकोज जो है वो कम से कम पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता रहे और एटलीस्ट हमें 2 ATP की सप्लाई बनी रहे। मेरी बात फिर से समझो, वाई वी आर डूइंग दिस स्टेप, क्यों हम ये स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि जब आप NADH को ऑक्सीडाइज करोगे, तोड़ोगे उसको, तो उससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी आप इस रिएक्शन को प्रोवाइड करो, काहे के लिए प्रोवाइड करो, ग्लाइकोलिसिस से प्रोवाइड करो, क्यों, ताकि एटलीस्ट हमें 2 ATP तो मिलती रहे, ठीक है। देखो हम लोगों की ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP बनती हैं, 4 ATP फ्रेश ATP, रेडीमेड ATP बनती है, जिसमें 2 लॉस हो जाती हैं, तो 2 ही ATP का बेनिफिट होता है और 6 हमारी इससे आएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आएंगे, जो कि बात की बात है, ठीक है। तो 2 ATP बनी रहे, इसलिए हमको यहाँ पर इसे ऑक्सीडाइज करना जरूरी है, ताकि इससे जो इलेक्ट्रॉन और एनर्जी मिल रही है वो इस रिएक्शन को मिलती रहे, और इलेक्ट्रॉन और एनर्जी मिलती रहेगा ग्लूकोज को, तो आराम से ग्लूकोज एनर्जी का इस्तेमाल कर करके टूटता रहेगा पायरुविक एसिड में, 2 ATP बनती रहेंगी और रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जो कन्वर्ट करता है एसिटल्डिहाइड को इथेनॉल में, ठीक है। डन, इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई। नाउ अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर देखो यही कहानी बताई है, ध्यान से सब लोग समझेंगे। देखिए
क्या होता है, इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फर्मेंटेशन टेकिंग प्लेस इन द ईस्ट एंड बैक्टीरिया, जो मैंने पहले आपको बताया। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो माइक्रोब्स में सबसे ज्यादा होता है। ओके, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में हो सकता है। ईस्ट इज द यूकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया इज द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, फर्मेंटेशन takes place in the solution of large number of glucose, fructose, galactose, mannose and disaccharides। ठीक है, कोई भी शुगर सोल्यूशन होता है, देखो हमेशा याद रखो कि कीड़े हमेशा ना मिठाई में ही लगते हैं, ये याद रखना। कीड़ा जो है ना, कीड़ा हमेशा मिठाई में ही लगता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सड़न होती है। न्यूट्रिएंट्स हम ये मानते हैं कि बैक्टीरिया को ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा जल्दी यूटिलाइज कर, तुम एक बात बताओ कि तुम क्या खाना ज़्यादा पसंद करोगे, जिसको बहुत देर तक चबाने की जरूरत होगी या जिसको कम देर की चबाने की जरूरत होगी? ऑब्वियसली जिसको कम देर चबाने की जरूरत होगी। तो जो बैक्टीरिया और ईस्ट रहता है उसको सबसे आसान टारगेट कौन सा लगता है? शुगर, इसलिए वो शुगर को सबसे पहले यूटिलाइज करती है। लैक ओपेरॉन वगैरह आप पढ़ेंगे कि किस शुगर को सबसे पहले यूटिलाइज करोगे। ठीक है, तो फर्मेंटेशन जो होता है वो लार्ज नंबर में होता है शुगर, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज और डाइसैक्राइड्स में। ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बेसिकली वी हैव 2 स्टेप्स। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितने स्टेप्स होते हैं? 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ध्यान से देखिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एथेनॉल लिया, छोड़िए अभी आगे मैंने और बनाया है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए क्या है, ध्यान से देखेंगे सबको, सब लोग, आप लोग मेरी बात। ग्लूकोज से आपने 2 ATP बनाई। ठीक है, और आपने 2 पायरुवेट या पायरुविक एसिड, पायरुवेट, अच्छा बहुत सारे लोग बिस, डिस, डाई इनमें कंफ्यूज होते हैं। बेटा कंसेप्ट समझो जो मेन चीज है। ठीक है, ओके, ग्लूकोज को आप पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते, 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं और 2 ATP का बेनिफिट होता है और 1 NADH, 2 NADH आप बनाते हो। ठीक है, अब जब आप इसे CO2 निकाल दोगे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करोगे, तो 2 पायरुवेट से 2 एसिटाल्डिहाइड बनेंगे। ठीक है, अब भैया ग्लूकोज से जो आप ग्लूकोज जब आप पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर रहे थे तो आपके पास 2 NADH मॉलिक्यूल भी बने थे। वो NADH आप उठाओ और इस रिएक्शन को दे दो। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड जहां बना है वहां पर दे दो। इस रिएक्शन में NADH जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और कन्वर्ट हो जाएगा 2 NAD+ में। इससे निकलेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और एनर्जी। वो इस रिएक्शन को कंटिन्यूसली देते रहो ताकि ADP ATP में कन्वर्ट होता रहे और ATP ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता रहे। ठीक है, बदले में क्या हुआ, एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया इथेनॉल में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है बच्चों? एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। आई थिंक यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, रिएक्शन वही है। टन, ये कहानी सबको क्लियर हो गई। चलिए अब मैं एक एक स्टेप आपको बता रही हूँ जो मैंने किया है। देखो थोड़ा पानी पी लो। सो पायरुविक एसिड इज डीकार्बोक्सिलेटेड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड CO2। तो जब आप पायरुविक एसिड को, अच्छा देखो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं। देयर इज नो स्कोप ऑफ ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है, आपके पास कोई है ही नहीं। यू डोंट हैव ऑक्सीजन, आपके पास ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप क्रेब साइकिल में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अब अगर नहीं जा सकते तो रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, कायदे से रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए। पर भगवान ने सबको जीवन जीने का एक जो है आशा दी हुई है, रास्ते तो सबको मिलते ही रहते हैं। ठीक है, बात ये है कि रास्ता बड़ा है छोटा, अपना रास्ता बड़ा है पर फास्ट है। इनके रास्ते में क्या होगा कि भैया भगवान ने बोला कि चलो ठीक है, इंसान नहीं तो बैक्टीरिया ही सही। ठीक है, तो बैक्टीरिया और ईस्ट को हम लोग जीवन दान देंगे इससे। ठीक है, तो पायरुविक एसिड को हम अल्कोहल में फर्मेंटेशन करेंगे। आगे रिएक्शन आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। पहले स्टेप में आपने क्या किया, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल को पायरुविक डीकार्बोक्सिलेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे 2 एसिटाल्डिहाइड निकाले और इससे 2 CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये। लिख भी लेना कॉपी में, बहुत शिकायत रहती है हमको दिखाई नहीं। तो देखो मैंने यहाँ खुद से भी बना दिया, यहाँ मैंने तुम्हें नोट्स भी दे दे। अब क्या करूँ बेटा, छत से कूद जाऊँ क्या है? चलो स्टेप 2 में आपने क्या किया, एसिटाल्डिहाइड बन चुका है अपने पास। एसिटाल्डिहाइड जो है उस रिएक्शन में क्या होगा कि जो NADH हम बना रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में, वो लेके आओ यहाँ पर और उसे ऑक्सीडाइज करो। क्या करो, ऑक्सीडाइज करो। ठीक है, एक्चुअली हम लोग वाई वी आर डूइंग दिस, हम लोग क्यों कर रहे हैं ये, ताकि एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। ठीक है, ये NAD यहाँ पर आएगा, वहां पर नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, क्योंकि ये रिलेटेड किससे है, NAD से है, इसलिए हमेशा एंजाइम कौन सा इस्तेमाल, डीहाइड्रोजिनेज। हाइड्रोजन हटा रहे हो ना इससे, तो कौन सा एंजाइम होगा, डीहाइड्रोजिनेज। और ऑब्वियसली जो NAD से रिलेटेड एंजाइम्स होते हैं वो डीहाइड्रोजिनेज कहलाते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है,
दूसरी बात यह है कि ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में काहे को हो रहा है, कहीं और क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, फाउंड ओनली ऑन साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पर ही पाया जाता है, इसीलिए ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म पे ही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्लो भयंकर इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, ठीक, एंजाइम है ये, ठीक है, और आप कन्वर्ट कर देते हो अल्कोहल में। ठीक, डन डन डन, और इससे जो इलेक्ट्रॉन मिले वो वापस ग्लाइकोलिसिस को एनर्जी दे दो ताकि वो फिर से एटीपी बनाना शुरू कर दिए। फ्रॉम 1 molecule of glucose 2 molecule of pyruvic acid are formed, 2 molecule of pyruvic acid 2 ethyl alcohol and 2 molecule of CO2 are produced। ठीक है, तो अगर मैं ग्लूकोज को जाइमेज की प्रेजेंस में तोड़ूं तो मुझे 2 अल्कोहल 2 CO2 और 58 कैलोरी जो है किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। एंजाइम कौन सा है, जाइमेज, जो अल्कोहल को तोड़ता है किसमें, इनटू द, जो कि ग्लूकोज को तोड़ता है इनटू द अल्कोहल, किसमें तोड़ता है, इनटू द अल्कोहल। ठीक है, डन, ये कहानी क्लियर हो गई। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में नंबर 1 पॉइंट है कि इसकी लोकेशन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की लोकेशन क्या है, तो आप बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फर्मेंट करने पर कितने CO2 निकलेंगे, तो आप बोलेंगे 2 CO2 निकलेंगे। ठीक है, कौन सा एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो आप बोलोगे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो एसिटल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए और इसी में से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, हम लोगों को कितना एटीपी का बेनिफिट हुआ बच्चों, सिर्फ 2 एटीपी का बेनिफिट हुआ जो ग्लाइकोलिसिस में बन रही है। इसमें कोई एटीपी नहीं बनती है, इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। डन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। तो अब हम देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ओवर, मैंने थ्योरी बता दी, आपको समझा दिया, सारी कहानी खत्म हो गई। नाउ अब हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में। देखिए बच्चों, ये क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी लोकेशन की, कि ये कहाँ पाया जाता है। देखो, कोई भी फर्मेंटेशन है तो सबसे पहले वो पाया किस में जाएगा, तो बेटा ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, तो कोई टेंशन है नहीं, दोनों में पाया जाता है, पर मेनली किस में पाया जाता है, मेनली यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की लोकेशन क्या है बच्चों, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की लोकेशन है साइटोप्लाज्म। किसी भी फर्मेंटेशन की लोकेशन साइटोप्लाज्म ही होती है। दूसरी बात, लोकेशन के बाद हम बात करेंगे कि क्यों साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्योंकि एक विशेष प्रकार का एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। डन डन डन, कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसलिए ये कहानी हमेशा जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है साइटोप्लाज्म में होता है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि क्या इसमें CO2 प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन आज अभी हम जानेंगे। क्या इसमें CO2 प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन अभी हम सीखने वाले हैं। रब करूं मैं, चलिए शुरू करते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की कहां पर क्या होता है, रब कर दिया मैंने। चलो आ जाओ बच्चों, देखते हैं क्या कहानी है जो मुझे सुनानी है, इसी में जिंदगानी है, बाकी सब तो जो है दीवानी मस्तानी है। चलो आ जाओ, देखिए क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ से, देखिए क्या है। सबसे पहले इधर आ जाओ, ग्लूकोज, बार बार यही लिख लिख के मैडम हमारी जान ले लोगी आप। पायरुविक एसिड, लिंक रिएक्शन, ठीक है, क्रैब साइकिल, ओके, एंड ETC। डन 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 डन, यही सीक्वेंस है, बोलिए यही सीक्वेंस है। यहाँ से क्या निकली बेटा, NADH, और यहाँ से और क्या निकलती है, ATP। डन 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 डन, ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं हम लोग। अब ये रिएक्शन कब होती है, ये रिएक्शन कब होती है, जब आपके पास इनफ ऑक्सीजन हो। ठीक है, जब आपके पास क्या हो, इनफ ऑक्सीजन हो, तभी क्रैब साइकिल चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। डन। अब ETC से हम क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं। ठीक है, ETC से हम क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं। डन। अब आप समझना, ध्यान समझना, अब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब लोग जो मैं कह रही हूं। देखो यहाँ पर मिटाती हूँ, क्या किया आपने,
सारा जो ETC में कहानी क्या हुई है, NADH से आप NAD+ बना रहे हैं। ETC में यही किया करते थे आप, सारे NADH को आप कहाँ लेके आते हैं। चलिए मैं येलो कलर से इसको जो है बनाती हूँ। यहाँ पर जो NADH बना है, ठीक है, यहाँ पर जो NADH बना है, ठीक है, यहाँ पर जो NADH बना है, ठीक है, ओके, और यहाँ पर जो NADH बना है, ठीक है, सारे NADH जो है यहाँ से देखिए, ये फिर इनको भी ले लीजिए, फिर महाशय इनको भी ले लीजिए और यहाँ लाइए। सारे NADH को आप कहाँ पे लाए, ETC में लाए, और ETC ने NADH को ऑक्सीडाइज कर दिया NAD+ में, यही था। और इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और बहुत सारी एनर्जी निकली, जिसका इस्तेमाल हमने ATP फॉर्मेशन में किया। पर बेटा जितने भी NAD बने हैं ना, वो NAD वापस अपनी पोजीशन पे जाते हैं। जितने भी, अब जितने NADH बने होंगे उतनी NAD भी बनी होगी, वो सारे NAD जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे जाते हैं। डन, मेरी बात समझो, जितना भी NADH बनता है, ये क्या है, ये कहानी है एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये कहानी किसकी है बेटा, ये कहानी है एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिटाइल कोएंजाइम A को पूरा तोड़ते हैं इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस वाटर एंड द ATPs। पर कहानी ये है कि इन सारी रिएक्शंस में, चाहे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन में बहुत सारे NADH बनते हैं। उन सारे NADH को आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाकर आप उस NADH को ऑक्सीडाइज करते हैं NAD+ में और निकालते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और एनर्जी। ठीक है, हाइड्रोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद इन NADH को वापस अपनी अपनी जगह पे भेज देते हैं ताकि वो फिर से NADH बना सके। ठीक है, और फिर NADH कहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो देखो ये वाला NAD अपने कहाँ आ गया, क्रेब्स साइकिल में, फिर NAD कहाँ गया, लिंक रिएक्शन में, फिर NAD कहाँ चला गया, ग्लाइकोलिसिस में। तो ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। पर अब आपने मेरी बात ध्यान से समझनी है जो मैं बोल रही हूँ। मान लीजिए कि किसी कारणवश यहाँ पर, अच्छा ये कहानी कब होती है, जब आपके पास इनफ ऑक्सीजन हो बच्चों। ठीक है, ये कहानी कब होती है, जब इफ यू हैव लॉट्स ऑफ इनफ ऑक्सीजन। बट मान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पर लेस ऑक्सीजन हो रही है, ठीक है, अगर आपके पास लेस ऑक्सीजन हो रही है तो क्या होगा बताइए। अगर आपके पास लेस ऑक्सीजन है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 था ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन, जो आपका 4 नंबर कॉम्प्लेक्स था, वो इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ऑक्सीजन को देता है, और ऑक्सीजन उससे पानी बना लेता है। पर अगर मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्या करोगे आप, उस इलेक्ट्रॉन को आप ऑक्सीजन को दे ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास उतने ऑक्सीजन ही नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ 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 पूरे भरते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पूरे भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे और प्रोसेस पूरा ब्लॉक होने लगेगा। प्रोसेस क्या होने लगेगा, पूरा ब्लॉक होने लगेगा। आदमी मर भी सकता है। तो क्या करें, क्या करें, अब क्या करें। मान लीजिएगा अगर आपके पास ऑक्सीजन लेस है तो क्या करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर इफ यू हैव लेस ऑक्सीजन, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, इंसान को जिंदा रखना है। देखिए नॉर्मली हर सेल जो है वो काम कर लेती है नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन पे, तो कोई टेंशन नहीं होती। पर जो ज़्यादा काम करने वाले सेल्स होते हैं, जैसे मसल्स हो गई, उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि उन सेल्स के पास अभी क्या है, लेस ऑक्सीजन है, तो ऐसा थोड़ी है कि मसल की सेल डेड हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए हम इस पायरुविक एसिड को, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या था, लेस ऑक्सीजन में जो पायरुविक एसिड होता है, कितने मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है ये है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, कितने लैक्टिक एसिड बनेंगे, 2 लैक्टिक एसिड बनेंगे। इनमें कौन सा, इसमें आपने कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया है मेरे बच्चों, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपके पास NAD बन रहा था, तो अब आप इस NADH को ऑक्सीडाइज करिए और NAD+ बनाइए। जब आप NAD+ बनाएंगे तो आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और एनर्जी बनेगी। इस इलेक्ट्रॉन और एनर्जी को वापस से इस रिएक्शन को दे दीजिए ताकि वो वापस से NADH बना सके। ठीक है, क्यों किया हमने, एटलीस्ट आपके पास ये जो 2 ATP यहाँ पे बनते हैं, एटलीस्ट इनकी सप्लाई बने रहे। एटलीस्ट क्यों किया हम लोगों ने, क्यों किया ये प्रोसेस हम लोगों ने, फॉर द सप्लाई ऑफ 2 ATP। ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, फॉर द सप्लाई ऑफ 2 ATP। ठीक है,
कम से कम जो है मिलता रहे, 2 ATP तो मिलती ही रहे। ठीक है, मेरी बात समझे आप? क्या समझे आपने? बिल्कुल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की तरह ही है, बस कहानी क्या है कि इसमें आप कोई CO2 नहीं बना रहे हैं, 3 कार्बन ये भी 3 कार्बन ये भी, कोई CO2 आप बना नहीं रहे हो, पर आप क्या कर रहे हो, इस प्रोसेस को करने से आपने क्या किया कि NADH को आप ऑक्सीडाइज कर लिए, जिससे एनर्जी और इलेक्ट्रॉन निकले, वापस से आप उसको ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस को दे दीजिए, ताकि कम से कम जो ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 ATP मिलती हैं वो तो मिलती रहें और प्रोसेस रुके ना, आदमी मरे ना, सेल डेड ना हो जाए। पर प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है तुम्हें? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो लैक्टिक एसिड दिख रहे हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना आप, इसका जो है डिपोजिशन होने लगेगा। आई बात समझ में? लैक्टिक एसिड का क्या होने लगेगा? डिपोजिशन, और इससे आपको प्रोड्यूस होंगे क्रैम्प्स, दर्द प्रोड्यूस होगा। देखिए क्या होता है, ये रिएक्शन कब होती है, देखो क्या है, नॉर्मली ये रिएक्शन ये चल रही है कि हम लोग जो है, ये कहानी चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक, पर अगर आपके पास लेस ऑक्सीजन होगा, और अगर लेस ऑक्सीजन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला, जो कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है और ऑक्सीजन वाटर बना लेता है, वो दे नहीं पाएगा, और ऊपर के सारे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने लगेगा और ये प्रोसेस सारी ब्लॉक हो जाएंगी, ग्लाइकोलिसिस से लेकर ETC तक। तो भैया भगवान ने एक ऑल्टरनेटिव बनाया कि जब ऑक्सीजन कम होने लगे तो जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल हैं, इनको आप जो है कन्वर्ट कर लो किसमें, लैक्टिक एसिड में, पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर लो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं निकलेगी, ना तो इसमें कोई CO2 निकलेगा, और जो है तो कोई कहानी, कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। बस आपको इसमें प्रोसेस में फायदा क्या होगा कि आप ये जो ग्लाइकोलिसिस में NADH बन रहा था, देखो ATP को आप और तो तोड़ नहीं पाओगे क्योंकि वो तो रेडीमेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, NADH को ऑक्सीडाइज कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे बच्चों, NADH को ऑक्सीडाइज कर लेंगे। ऑक्सीडाइज करने पे NAD बनेगा, इससे एनर्जी और इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, जो फिर से ग्लाइकोलिसिस को प्रोवाइड करा देंगे, ताकि एटलीस्ट आपका ग्लाइकोलिसिस चलता रहे और जो 2 ATP हमेशा उसमें बनती रहती है वो बनती रहे और आपकी मसल काम करती रहे। बस इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ATP मिलेंगी, जबकि 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 आपको पूरा, जब आप ग्लूकोज तोड़ते हैं तो आपको 38 ATP मिलती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको सिर्फ कितनी ATP मिलेंगी, 2 ATP मिलेंगी। पर बात वही है कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा ही सही, वैसे मरते को 2 ATP का सहारा ही सही। ठीक है, ये कहानी कब होती है, ये कहानी कब होगी, सोचिए कभी कब होगी, जब हम बहुत तेज रनिंग कर रहे होते हैं, जब हम बहुत तेज भाग रहे होते हैं। तो ऐसी कहानी में होता ये है कि आपकी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन करती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है, फर्मेंटेशन जो है, ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों के लिए है। ठीक है, तो इसलिए ये कहानी कॉमन है, चाहे हम किसी में भी पढ़े, अगर हम फर्मेंटेशन पढ़ रहे हैं तो चाहे हम किसी में भी पढ़े, कहानी यही होगी। ठीक है, बैक्टीरिया में पढ़ो, किसी में भी पढ़ो, कहानी यही होगी। बहुत सारा बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो प्लांट और एनिमल के लिए अलग होता है। ना बच्चों ना, क्रेब्स साइकिल अलग है क्या? ना बच्चों ना, सब एक ही है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यूकैरियोट का मैं अगर आप ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दूं, तो जब हम भागते भागते थक जाते हैं तो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं। आ गई बात समझ में? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपको क्लियर हो गया? चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। आ जाइए, देखो मैंने तो सब कुछ आपके लिए थ्योरी व्योरी बना रखी है, आप बस देखते जाओ क्या कहानी है। आइए आइए आइए, देखिए क्या है। हाँ चलो, ये कहानी सबको क्लियर हो गई। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का थ्योरी देख लेते हैं अपन लोग, तो जिससे और कहानी क्लियर हो जाए, जिसको नोट्स बनाने बना लेगा वो। चलो आ जाओ बेटा, देख रहे हैं, आ जाइए। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड जो है, जो कि एंड ऑफ द ग्लाइकोलिसिस के बनता है, वो किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में, बाय द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, बाय द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तब तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होगा नहीं, पर अगर हम बात कर रहे हैं किसी प्रोकैरियोट की, तो बैक्टीरिया के अंदर ये वाला फर्मेंटेशन होगा। तो उस बैक्टीरिया में जो पायरुविक एसिड होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड में। ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि साइटोप्लाज्म में एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज डायरेक्टली उससे। ठीक है, तो ये दोनों में होता है, ह्यूमन बीइंग में भी और क्या कहते हैं बैक्टीरिया में, लैक्टोबैसिलस लैक्टियाई में पाया जाता है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, पायरुविक एसिड को हमको कुछ नहीं करना है। पायरुविक ये डी कार्बोक्सिलेज नहीं है बच्चों, ये पायरुविक डिहाइड्रोजनेज है। ठीक है, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, आई थिंक इसके बाद वो रिएक्शन दी होगी। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो एंजाइम है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ये क्या है? लैक्टेट
डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, सुधार दिया है मैंने। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज किस में पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला एंजाइम है, ठीक है। तो जब हम पायरुविक एसिड को क्या करते हैं, पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट करते हैं? लैक्टिक एसिड में। तो NADH जो है वो किस में टूट जाता है? NAD में, और इलेक्ट्रॉन और एनर्जी बाहर निकलती है जो वापस से ग्लाइकोलिसिस में चली जाती है ताकि वापस से वो 2 ATP बना सके और ATP जो है वो इस प्रोसेस को मिल सके। ये याद रखना आपको, ठीक है। तो ये हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हम ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यूसली ATP प्रोवाइड करा सके, ठीक है। अच्छा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता कहाँ है जनरली? कहाँ पाया जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जनरली कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके मसल्स में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? मसल्स में। ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। वैसे तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं पायरुविक एसिड को इनटू द लैक्टिक एसिड। वजाइना में ऐसा फर्मेंटेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मसल में पाए जाते, मसल कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? मसल 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वाइट मसल, ठीक है, वाइट मसल, और एक होती है आपकी रेड मसल, ठीक है, रेड मसल। बताइए मुझे किसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाया जाएगा? अब देखो, रेड मसल जो होती है उसमें इनफ ऑक्सीजन स्टोर होता है, ठीक है, इनफ ऑक्सीजन स्टोरेज पाया जाता है, ठीक है। रेड मसल में इनफ ऑक्सीजन स्टोरेज पाया जाता है, जबकि इसमें इनफ ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, इसमें इनफ ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? इसलिए इनमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है जो होता है ये, अच्छा एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, देखिए जब हम लोग ग्लूकोज का पूरा ब्रेक डाउन करते हैं तो अगर आपको ये लगता है कि पहले ग्लूकोज लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल देन ETC तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को होने में ज़्यादा समय लगेगा कि ग्लाइकोलिसिस पूरा क्रेब्स साइकिल तक जाने में, तो आपको ये याद रखना है कि नॉर्मली हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़िया 1 नंबर तरीके से बनी रहती है। आ गई बात समझ में? हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छे से बनी रहती है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मल जो प्रोसेस चलता है वो हमेशा फास्ट होता है बजाय इसके कि अगर हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसेस उतना फास्ट नहीं चलेगा जितना कि वो वाला क्रेब्स साइकिल वाला चलता है, ठीक है। पूरा प्रोसेस ETC तक वो ज़्यादा फास्ट होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो वाइट मसल जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं बच्चों? वाइट मसल जो होते हैं, जो स्प्रिंटर्स होते हैं, जो फास्ट रनर्स होते हैं, जो 1 मिनट में 100 मीटर रेस तय कर लेते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि चीता में ज़्यादा है वाइट मसल कि कौवे में ज़्यादा है वाइट मसल, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि चीते में ज़्यादा वाइट मसल पाई जाती हैं। वाइट मसल जो होती हैं इसमें इनफ ऑक्सीजन नहीं होता है। हाँ, बस बात ये है कि इनको जो है एक बस्ट ऑफ एनर्जी सप्लाई मिलती रहती है बाय द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, पर ये बहुत देर तक नहीं मिल सकती, ठीक है, या इनमें लैक्टिक एसिड डिपोजिशन मसल में होने लगता है जिससे उनको क्रैम्प्स हो सकता है। तो एक टाइम पहले तो क्या करेंगे कि जितना उनके पास ऑक्सीजन स्टोरेज था उससे वो क्रेब्स साइकिल चला लेंगे, फिर थोड़ी देर तक वो और तेज जो दौड़ सकते हैं बाय द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, पर ये बहुत देर तक नहीं दौड़ सकते। हाँ, पर ये रिएक्शन जो होती है वाइट मसल में जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है वो फास्ट होता है। फास्ट का मतलब ये है कि इसमें हमेशा बर्स्ट ऑफ एनर्जी निकलती है, ठीक है। वाइट मसल में जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है उसमें हमेशा क्या होती है? बर्स्ट ऑफ एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? बर्स्ट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। इसलिए आप बहुत देर तक तो नहीं पर बहुत तेज भाग सकते हैं, पर एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक। उसके बाद लैक्टिक एसिड आपके पूरे मसल में डिपॉजिट होने लगेगा और आपको जो है बहुत दर्द होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? रेड मसल किस में पाया जाता है? जो लोग मैराथन दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं? मैराथन दौड़ते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, इनमें ये रेड मसल पाई जाती हैं। इनका ये है कि इनके पास ऑक्सीजन स्टोरेज होती है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने पास ऑक्सीजन स्टोर रखते हैं और धीरे धीरे अपनी ऑक्सीजन जो है ATP सप्लाई करते रहते हैं। और क्योंकि ऑक्सीजन स्टोर है इसलिए उनको कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहती है। कंटिन्यूसली एनर्जी मिलने की वजह से, ध्यान समझो, कंटिन्यूसली एनर्जी मिलने की वजह से उनकी बॉडी में कभी भी जो है एनर्जी की कमी नहीं होती, इसलिए वो बहुत देर तक रन कर सकते हैं।
आ गई बात इतनी समझ में, कोई परेशानी? ठीक है। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो मसल्स में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो वाइट मसल में पाया जाता है, क्योंकि इनके पास इनफ स्टोरेज ऑक्सीजन नहीं होता, पर इनको भी चलवाना दौड़वाना जो है करवाना है, ये सब करवाना है, तो हमको कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी एटीपी उनको देनी पड़ती है। तो जितना एनर्जी इनके पास होता है वो सब यूज़ कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन उनको एनर्जी देते रहता है। इनमें क्या है कि इनके पास इनफ ऑक्सीजन स्टोरेज है और इनको बहुत ज़्यादा कोई फर्मेंटेशन वगैरह नहीं करना, नॉर्मल प्रोसेस से भी ये अपना काम चलाते रहते हैं, इसलिए ये बहुत देर तक दौड़ सकते हैं, ये नहीं दौड़ सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बात करते हैं, क्या है कहानी। देखिए यहाँ पर एक इमेज भी लगी हुई है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। देखिए ग्लूकोज से आपने क्या कन्वर्ट किया? पायरुविक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज से आपने क्या कन्वर्ट किया बच्चों? पायरुविक एसिड कन्वर्ट किया। ठीक है, पायरुविक एसिड जो ग्लूकोज से जब आपने पायरुविक एसिड कन्वर्ट किया, ठीक है, तो आपने क्या किया? NADH बनाया। ठीक है, क्या बनाया आपने? NADH। NADH को ले जाकर आप ऑक्सीडाइज करिए, जहां पर आप लैक्टेट बना रहे हैं, इससे निकलेगी एनर्जी और इलेक्ट्रॉन, ये वापस से इसको दे दीजिए, ताकि कम से कम आपको 2 ATP की सप्लाई तो बनी रहे, 2 ATP आपको मिलता रहे और लैक्टिक एसिड बनता रहे। भले ही उसके बाद लैक्टिक एसिड डिपोजिशन से आपको दर्द हो तो ठीक है ना, 2 ATP तो मिल रही है ना, कम से कम आप फिनिश लाइन तक तो दौड़ ही पाओगे। चलिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रही हूँ जो कि होती है एम्फीबॉलिक पाथवे। NCERT में, अच्छा इससे पहले यहाँ पे एक NCERT का डायग्राम और दिया था, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। अच्छा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, है ना। ये देखिए, ये NCERT का डायग्राम है, ये NCERT से ही लिया हुआ है मैंने, ध्यान से देखिए क्या होता है इसमें। ग्लूकोज को आपने किस में कन्वर्ट किया? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। यहाँ पर एक स्टेप निकला जहाँ पर आपने NADH बनाया, अपन ने डायरेक्ट बना लिया था, कोई टेंशन नहीं, बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक NADH बनाया, ये देख रहे हैं आप, एक NADH बनाया, डन, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने पायरुविक एसिड बना लिया। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का। पर अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप क्या करें? इनफ ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करेंगे? अब क्रैब साइकिल तक तो आप जा नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करें कि पायरुविक एसिड को 2 चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है तो ये कहानी कब होती है? ये जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, जैसे ईस्ट में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो NADH है वो यहाँ पर आकर टूट जाता है NAD+H में। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वापस से इस प्रोसेस को दे दिए जाते हैं, ताकि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता रहे और कम से कम 2 ATPs तो इस रिएक्शन को मिलती रहें, एटलीस्ट प्रोसेस रुके नहीं। क्योंकि अगर आपकी 2 ATP ग्लाइकोलिसिस भी नहीं चल रहा है तो फिर ग्लूकोज कभी टूटेगा नहीं, एनर्जी कभी बॉडी को मिलेगी नहीं, बॉडी मर जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास लेस ऑक्सीजन है तो यू कैन कन्वर्ट द पायरुविक एसिड इनटू द लैक्टिक एसिड, यू कैन कंटिन्यूअसली सप्लाई द इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन टू द ग्लाइकोलिसिस सो दैट द ग्लाइकोलिसिस विल कंटिन्यू एंड लिटिल बिट सप्लाई गोइंग टू टेक प्लेस इन द रिएक्शन, एटलीस्ट वी कांट डाई। ठीक है, हम मर नहीं सकते इस प्रोसेस से। ठीक है, ये कहानी सबको क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ नई चीजें मैं आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ, वो क्या है? वो है एम्फीबॉलिक पाथवे। देखिए क्या होता है ना, ध्यान से देखना। अब मैं आपको समझा रही हूं एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में, ध्यान से देखिएगा। एम्फीबॉलिक पाथवे, ठीक है, किसके बारे में बता रही हूं बच्चों में? एम्फीबॉलिक पाथवे। ये क्या होता है? एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है? ध्यान से समझो। देखो, ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को हम लोगों ने कन्वर्ट किया था किसमें? ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया था डाईहैप में, और कन्वर्ट किया था किस में कन्वर्ट किया था? PgAl में, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसको पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया था, पायरुविक एसिड में। ठीक है, और ये पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A बनाया था, और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम A क्रैब साइकिल में गया था। ठीक है, यही सीक्वेंस होता है, यही सीक्वेंस होता है, इसमें कोई टेंशन तो नहीं है। तो देखो क्या होती है कहानी कि ग्लूकोज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा, चलो ठीक है रहने दो, ऐसे रहने दो। तो ग्लूकोज को थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं यार। सो ग्लूकोज को हम क्या करते हैं? एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में हम लोग डील कर रहे हैं। ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं डाईहैप में। ठीक है, ये आपको याद होगा, जहां पर हम लोग क्लीवेज करते हैं डाईहैप में, और क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, क्या बनाते हैं हम लोग? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये भी आपको याद होगा कि हम लोग ग्लूकोज से ये कहानी बनाते हैं। ठीक है,
उसके बाद ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड को हम ले जाते हैं लिंक रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन के बाद हम उसे ले जाते हैं क्रेब्स साइकिल में। याद है आपको ये, ठीक है कि भूल गए? क्रेब्स साइकिल में अभी मुझे एक चीज़ और बनानी है। लिंक रिएक्शन में आप बनाते क्या हैं? लिंक रिएक्शन में आप बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनाते हैं हम? एसिटाइल कोएंजाइम ए, और उसके बाद हम कराते हैं क्रेब्स साइकिल। डन। अब देखिए ये कहानी तो ग्लूकोज की है, पर अगर मान लीजिए कि अगर आपकी बॉडी स्टार्व्ड है, ठीक है, अगर आप क्या है बेटा बॉडी भूखी है ना, अब हम लोग भूख हड़ताल पे चले गए, हाय हाय चिल्लाने लगे, ओके, तो बॉडी कुछ समय तक तो ग्लूकोज को यूटिलाइज करके एनर्जी बनाएगी, पर अगर ग्लूकोज खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि बॉडी मर जाएगी, बॉडी दूसरे सोर्सेस को भी यूज कर सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग फैट को तोड़ेंगे, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग फैट को तोड़ें तो क्या बनता है? फैट को तोड़ते हैं तो बनता है ग्लिसरॉल। क्या बनता है? फैट को तोड़ते हैं तो बनता है ग्लिसरॉल और बनता है फैटी एसिड। ये दो चीजें बनती हैं फैट को तोड़ने पर। तो ग्लिसरॉल, अगर मान लीजिए कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई तो ये ग्लिसरॉल भी डाइहैप और पीजीएल में कन्वर्ट हो सकता है और रिएक्शन कंटिन्यू हो सकती है। आ गई बात समझ में? अब मान लीजिए आपकी बॉडी में जो है ग्लूकोज कम हो गया तो ये फैटी एसिड भी एसिटाइल कोए में टूट सकता है, और अगर कोई भी प्रोसेस जिसको आप तोड़ रहे हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? वो होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? कैटाबॉलिक रिएक्शन। आ गई बात समझ में? सो आप फैटी एसिड को एसिटाइल कोए में तोड़ सकते हैं, पर अगर आप बहुत धुरंधर हैं और बहुत शक्कर खाते हैं, समझ में आ गई बात? आप लोग कहते हैं मैडम फैट खाने से मोटे होते हैं, मैं तो घी खाती ही नहीं हूँ, मैं छूती ही नहीं हूँ, मैं क्यों मोटे होते जा रही हूँ, क्यों भैंस होते जा रही हूँ? बेटा कहानी ये है कि आप ग्लूकोज खाओगे तो ठीक है, मतलब फैट खाओ, घी खाओगे या नहीं खाओगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जितना ग्लूकोज आप खा रहे हो और उससे जो एसिटाइल कोए बन रहा है वो एसिटाइल कोए भी फैटी एसिड में कन्वर्ट हो सकता है और फैटी एसिड फैट में कन्वर्ट हो सकता है। तो कोई कितना भी रोले, मैं तो बिल्कुल रोटी खाती ही नहीं हूँ, मैं रोटी में घी लगाती ही नहीं हूँ, चावल तो ठीक है, घी खाती ही नहीं हूँ, तेल छूती ही नहीं हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम शुगर खा रहे हो तो तुम मोटे होगे, क्योंकि शुगर विल कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोए व्हिच विल सिंथेसाइज इनटू द फैटी एसिड। अब आप एसिटाइल कोए की क्या कर रहे हो बच्चों? सिंथेसिस कर रहे हो। एसिटाइल कोए की क्या कर रहे हो बच्चों? आप सिंथेसिस कर रहे हो। तो ये कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर एनाबॉलिक रिएक्शन है तो जहां जिस भी रिएक्शन पे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शंस होती हैं उसको आप साथ में क्या कहते हैं? ये है कैटाबॉलिक पाथवे, ये है एनाबॉलिक पाथवे। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं बच्चों? एम्फीबॉलिक पाथवे। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग? एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे वो पाथवे होता है जहां पर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक मतलब टूटना और बनना दोनों रिएक्शन एक साथ चल रही होती हैं, ठीक है। इसका एक जो इमेज है वो आपके एनसीईआरटी में भी लगाया हुआ है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए, फैट को आप तोड़ते हैं तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? वो डायरेक्टली जो है कहाँ घुस सकते हैं? फैटी एसिड कहाँ घुस सकता है? एसिटाइल कोए में, ठीक है, ओके। एसिटाइल कोए भी किस में कन्वर्ट हो सकता है? फैटी एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए ये कैसा पाथवे है? ये है एम्फीबॉलिक पाथवे। कैसा पाथवे है? एम्फीबॉलिक पाथवे है, ठीक है, ओके। और ग्लिसरॉल जो है वो कहाँ घुस सकता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर रिएक्शन आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। अब अगर कार्बोहाइड्रेट, हाँ ये बात मैंने नहीं बताई अभी आपको, ठीक है। ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज, ठीक है, सुक्रोज, ये लोग भी जो है इस साइकिल में एंटर ले सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पे ग्लूकोज के अलावा सुक्रोज और फ्रक्टोज भी इस साइकिल में एंटर ले सकते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर ग्लूकोज हो सकती है, फ्रक्टोज हो सकती है, ये रिएक्शन पूरी ऐसी, ठीक है। प्रोटीन्स की बात करें तो अमाइनो एसिड जो है, ठीक है, ध्यान से समझना बात को। अगर मान लीजिए कि आपकी बॉडी में
ध्यान समझने, जब हम लोग ना भूख हड़ताल पे जाते हैं तो भूख हड़ताल पे बहुत सारा लोग कुछ नहीं खाता है, फिर भी वो मरता नहीं है। आपने देखा होगा कि भूख हड़ताल पे हम लोग चले तो जाते हैं पर मरते नहीं है। कारण क्या है कि अगर आपके शरीर में ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, रेडीमेड ग्लूकोज जो अवेलेबल है, पहले बॉडी उसको तोड़ के एनर्जी बनाएगी, फिर क्या करेगी कि बॉडी जहां जहां पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर की हुई है, मसल में, लीवर में, उसको स्टोर यूज करेगी। फिर क्या करेगी बॉडी, प्रोटीन को यूटिलाइज करेगी। जब प्रोटीन को आप तोड़ते हैं तो क्या बनता है बच्चों, प्रोटीन को हम तोड़ते हैं तो बनता है अमाइनो एसिड। क्या बनता है, अमाइनो एसिड। और इस अमाइनो एसिड को डायरेक्टली हम कहाँ यूज कर सकते हैं, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करके ये रिएक्शन आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि अमाइनो एसिड भी कहीं ना कहीं से इस ग्लाइकोलिसिस में एंट्री ले सकता है। आप उतनी ही एनर्जी जो है वो ग्लाइकोलिसिस से बना सकते हैं थ्रू द अमाइनो एसिड। तो ये कैसा पाथवे है, एम्फीबॉलिक पाथवे होता है, जहां पर जो है ग्लूकोज के अलावा बहुत सारे और रिएक्शन एंट्री ले सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ इसमें तुम एंट्री ले सकते हो, क्रेब्स साइकिल्स में बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं जो किसी दूसरे पाथवे में घुस सकती हैं और वहां पर कोई चीज सिंथेसाइज कर सकती है, कोई चीज ब्रेक कर सकती है। ठीक है, तो ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे होता है, एम्फीबॉलिक पाथवे जहां पर सब कुछ एक साथ होता है, बनाना और तोड़ना दोनों। तो प्रोटीन भी ग्लाइकोलिसिस में एंट्री ले सकता है, फैट भी ग्लाइकोलिसिस में एंट्री ले सकता है, और कार्बोहाइड्रेट तो ले ही रहा है। इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में जो भी चीजें हमारे पास बनी हुई हैं, ध्यान समझना, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन के दौरान, ग्लूकोज ब्रेकडाउन के दौरान जो भी चीजें हमारे पास बनी हुई हैं वो हम किसी और पाथवे में भी ले जा सकते हैं। जैसे क्रेब्स साइकिल में हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं जो कहीं और भी जा सकती हैं। ठीक है, आ जाओ। सो अमाइनो एसिड जो है वो पायरुविक एसिड में एंटर ले सकता है। ठीक है, ये हो गया एम्फीबॉलिक पाथवे। चलो इसकी डिटेल देख लेते हैं हम लोग, क्या है कहानी। आ जाइए, देखिए कहाँ है। ग्लूकोज इज द फेवरेट सबस्ट्रेट फॉर द रेस्पिरेशन। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस कि अगर आपको किसी भी चीज़ को तोड़कर एनर्जी निकालनी है तो जिस प्रकार से टीचर का एक फेवरेट स्टूडेंट होता है ना, अच्छा मेरा तो कोई फेवरेट स्टूडेंट नहीं है क्योंकि तुम सब मेरे जिगर के टुकड़े हो, ठीक है, तो जैसे टीचर का एक फेवरेट स्टूडेंट होता है वैसे ही अगर आपको किसी चीज़ से एनर्जी निकालनी है तो ग्लूकोज इज द फेवरेट सबस्ट्रेट, क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है और उसको तोड़ पाना बहुत आसान होता है, और जिस चीज़ को तोड़ पाना सबसे आसान हो उसी से सबसे अधिक फेवर किया जाएगा उसी को। ठीक है, ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। ठीक है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर रहे हैं, चाहे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, किसी की भी बात की, हमें सबसे पहले उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वी हैव टू मूव टू द ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, फिर इसे हम यूज रेस्पिरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। Other substrate can also be respired, but they do not enter respiratory pathway at the first step. ये याद रखिएगा कि दूसरे चाहे फैट और प्रोटीन को भी हम रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पहले स्टेप पे वो नहीं घुसेंगे, वो बीच बीच में घुसेंगे। ठीक है, फैट वुड नीड टू ब्रोक इट डाउन इनटू द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फर्स्ट पहले फैट को हमको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इफ द फैटी एसिड वर टू बी रेस्पायर्ड दे वुड फर्स्ट डिग्रेडेड इनटू द एसिटाइल कोए देन एंटर द पाथवे। ठीक है, फैटी एसिड को पहले हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसिटाइल कोए में, देन एसिटाइल कोए विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई। ग्लिसरॉल जो है ये कहाँ एंटर होता है, ये PgAl में कन्वर्ट हो जाता है और PgAl से फिर वो आगे रिएक्शन बढ़ा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, द प्रोटीन्स वुड डिग्रेडेड बाय द प्रोटीएजेस। ठीक है, प्रोटीन को हमें अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अमाइनो एसिड जो है या तो वो पायरुविक एसिड में एंटर कर सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो बीच में किसी भी क्रेब्स साइकिल के स्टेप में घुस सकते हैं और फिर रिएक्शन कंटिन्यू हो सकती है। Since the respiration involves in the breakdown of substrate, the respiratory process has traditionally been considered as catabolic process. Respiration एक catabolic process है। ठीक है, respiratory pathway एक catabolic process है। ठीक है, ओके, ठीक है, पर कहानी ये है, hence fatty acid would be broken down into the acetyl CoA before entering into the respiratory pathway when it is used as a substrate. ठीक है, तो हमें फैटी एसिड को पहले किस में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, एसिटाइल कोए में, देन एसिटाइल कोए को एंटर करवाइए आप। ठीक है, व्हेन द ऑर्गेनिज्म नीड टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, एसिटाइल कोए वुड बी विड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को वापस से फैटी एसिड बनाना है तो वो रेस्पिरेटरी पाथवे से एसिटाइल कोए ले सकता है। हेंस रेस्पिरेटरी पाथवे जो है उससे हम कोई चीज बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हेंस रेस्पिरेटरी पाथवे केम्स इनटू द पिक्चर बोथ ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। इसका मतलब ये जो अभी सिखाया मैंने आपको कि आप
रेस्पिरेटरी पाथवे से किसी भी चीज को, मतलब आप फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या मिलता है, एसिटाइल कोए। तो आप फैटी एसिड को तोड़ रहे हैं और एसिटाइल कोए बना रहे हैं, पर जब आपको फैटी एसिड बनाना है तो उस पाथवे से आप एसिटाइल कोए लेकर इस फैटी एसिड बना सकते हैं। तो कुल मिला के आप बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। नाउ ध्यान से देखें, सिमिलरली ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट फ्रॉम द लिंक, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रोटीन को तोड़कर अमाइनो एसिड बनाते हैं, अमाइनो एसिड को हम कन्वर्ट करते हैं पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और रिएक्शन आगे बढ़ा सकते हैं। हम इसे एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर सकते हैं और रिएक्शन आगे बढ़ा सकते हैं, या हम क्रेब्स साइकिल का कोई और सबस्ट्रेट कन्वर्ट करके क्रेब्स साइकिल में एंटर करवा सकते हैं, ठीक है, पर हम डायरेक्टली नहीं एंटर करवा सकते, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व्ड इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, so hence be better to consider the respiratory pathway as the amphibolic pathway। तो क्योंकि हम इस पाथवे में कोई चीज ब्रेक डाउन कर रहे हैं और कोई चीज बना रहे हैं, तो क्यों ना हम इसे एम्फीबॉलिक पाथवे कह दें, ठीक है। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्फीबॉलिक पाथवे, जिसमें हम किसी भी स्टेप से कोई भी सबस्ट्रेट घुसाकर रिएक्शन आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे हम फैटी एसिड को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करके आगे बढ़ा लें, चाहे हम अमाइनो एसिड को पायरुवेट एसिड या एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करके आगे रिएक्शन बढ़ा सकें, ठीक है। तो एम्फीबॉलिक पाथवे वो पाथवेज होते हैं जहां पर कोई भी चीज़ बना सकते हैं या कोई भी चीज़ काट कर उससे एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या सीखा हमने आज? हमने सीखा फर्मेंटेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में समझाया, सिखाया और बताया। सो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ना समझ में आए प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। ध्यान से देखा करिए। एक्चुअली क्या है कि रिएक्शन जो है, जैसे ईटीसी में आप बहुत सारे लोग फंस गए होंगे, ग्लाइकोलिसिस में फंस गए होंगे, जो लेक्चर्स हैं उसको बार बार रिवाइंड करके देखा करिए। हो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत ही लल्लू चीज़ थी, बहुत ही आसान चीज़ थी, यूँ मैंने तुम्हें सिखाया था, तो बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं था। बस आप बार बार देखो, बार बार अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो देखो क्या है कि पत्थर भी करवट ले लेता है, तो फिर हम तो इंसान है बच्चों, ठीक है। बार बार पढ़ने से कोई भी चीज़ हम जो है पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, हमको कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाएगी। ये मैंने आज कोई नई चीज़ तो बताई नहीं आपको, ये पुरानी ही चीज़ है, तो आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि फर्मेंटेशन आपको, एम्फीबॉलिक पाथवे आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलती हूँ एक नई चीज़ के साथ। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।